हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि विधि का शासन सर होता क्या है। तो विधि का शासन यानी कानून का शासन होता है। तो इसको मैं बता देता हूँ। पहले इसका परिचय लिखते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मैंने PDF बना लिया है, आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। को विधि का शासन होता क्या है। आधुनिक समय में विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। आपको पता है कि जो आजकल का दौर चल रहा है उस दौर में अधिकतर देशों में कौन सी सरकार चलती है, लोकतांत्रिक सरकार। इसमें नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कानून का शासन है। वैसे नागरिक के अधिकारों और उनकी सुरक्षा करने के लिए क्या है, कानून का शासन है। इससे बढ़कर कोई विकल्प नहीं है। कानून से बढ़कर कोई अच्छा विकल्प नहीं है जो व्यक्ति की रक्षा कर सकता है। कानून या विधि का शासन इस मान्यता पर निर्धारित या आधारित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। यह मान्यता राजनीतिक शक्ति को निरंकुश बनाने से रोकती है। विधि का शासन किसके ऊपर निर्धारित है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और कानून राजनीतिक शक्ति को मनमाने ढंग से सरकार चलाने से रोकती है। सत्य है। और समाज में सरकार के मनमाने रवैया या तानाशाह व्यवहार को रोक लगाकर समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। जो विधि का शासन है यानी कानून शासन, वो क्या करता है, सरकार के मनमाने रवैये और तानाशाही शासन पर रोक लगाती है और समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है। कानून का शासन एक अच्छी सरकार का भी आधार है। ये शासन सरकार की स्वेच्छाचारित को रोककर जन कल्याण में वृद्धि करता है। तो ये इसका परिचय हो गया कि जो कानून यानी विधि का शासन है वो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, तो आगे ये शासन परंपराओं पर भी आधारित हो सकता है और संवैधानिक उपबंधों पर भी। इंग्लैंड में बिना मौलिक अधिकारों और न्यायिक पुनरावलोकन के बिना भी नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता के कानून के शासन के कारण ही सुरक्षित है। मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये शासन परंपराओं पर भी आधारित हो सकता है। जो हमारी परंपराएं हैं वो क्या बन जाती है, कानून बन जाती हैं। और संवैधानिक उपबंधों पर भी इंग्लैंड के बिना मौलिक अधिकारों और न्यायिक पुनरावलोकन के बिना नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता के कानून के शासन के कारण सुरक्षित है। जो इंग्लैंड के द्वारा हमने मौलिक अधिकार लिए थे उसी के द्वारा हमारे उसी के द्वारा क्या है, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं और हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित है। तो आगे बढ़ते हैं। कानून का शासन सभ्य राजनीतिक समाज की पहचान है। आज भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और देशों में कानून के शासन का विशेष सम्मान किया जाता है। कानून शासन का भारत जैसे देश में, ब्रिटेन जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में इसका सम्मान किया जाता है क्योंकि वो देश इन्हीं कानूनों के जरिए चलते हैं, लोकतांत्रिक कानूनों के जरिए। एक सिद्धांत के रूप में कानून का शासन इंग्लैंड की देन है क्योंकि इस विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम यहाँ पर AB डाइसी ने किया। मतलब एक सिद्धांत के रूप में भी कानून का शासन इंग्लैंड की देन है। तो इस सिद्धांत के रूप में किसकी देन है, इंग्लैंड की देन है क्योंकि इस विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम यहाँ पर AB डाइसी ने किया था। तो आगे बढ़ते हैं। कानून का शासन समानता के सिद्धांत पर आधारित है जो कि सामाजिक न्याय की मांग है। ये मान्यता है कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की दृष्टि से एक समान है और कानून की दृष्टि में सभी एक समान है। मतलब ये जो है कानून का शासन है, विधि का शासन क्या है, ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है जो सामाजिक न्याय की मांग करता है। जो कौन सी न्याय की मांग करता है, सामाजिक। ये सिद्धांत समाज में रहने वाले प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की दृष्टि से एक समान है।
इस सिद्धांत के अनुसार, इस कानून शासन के अनुसार, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे आर्थिक चाहे राजनीतिक, वो सबके लिए क्या है, समान है, एक रूप से दिखता है कानून की दृष्टि में। हमारे देश में आपने पढ़ा हुआ ना कि कानून अंधा होता है, तो वही तो पढ़ते हैं विधि का शासन का अर्थ। आगे अर्थ क्या है? कानून के शासन का या विधि के शासन का अर्थ है कि कानून की सर्वोच्चता, इसका सामान्य अर्थ है। कानून और विधि के शासन का अर्थ है कि कानून की सर्वोच्चता, मतलब कानून सर्वमान्य सर्वपरे है। ऐसा सामान्य अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। इसका क्या कहना है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं। चाहे वह साधारण नागरिक हो या किसी पद पर बैठा नौकरशाह या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, कानून के समक्ष सभी समान है। इसके अनुसार क्या है? कानून समक्ष सभी समान है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे नौकरशाही यानी सरकारी नौकर कोई भी हो सकता है, सरकार में के अंडर में काम करने वाला कोई व्यक्ति, सब क्या है, समान है। दूसरा है विधि के समक्ष समता, यानी सभी व्यक्ति सामान्य कानून के अधीन हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये मैं बता ही चुका हूँ कि कोई व्यक्ति कानून से सर्वोपरि नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि का शासन को निहित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के शासन को निहित किया गया है, यानी कानून के शासन को। विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा भी है, यानी कि विधि का शासन जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा भी है। इस कारणों से अनुच्छेद 368 के तहत भी संशोधित करके भी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको नष्ट करना बहुत कठोर है, जटिल है। ये जो हम धारा अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान में संशोधन कर देते हैं, तो इसको नष्ट करना इसके जरिए भी संभव नहीं है। तो कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, तो पढ़ते हैं। बेड और फिलिप्स के अनुसार ये कहते हैं कि सरकार की शक्तियों का प्रयोग कानून की मर्यादा के अनुसार होता है। जो बेड और फिलिप्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सरकार की शक्ति का प्रयोग कानून की मर्यादा के अनुसार होता है, उसकी मर्यादा के बाहर जाकर नहीं कर सकते, ना कि शासक की सुविच्छा के कारण यही कानून का शासन है। वो कहते हैं कि जो कानून का शासन है वो सरकार की शक्तियों के द्वारा नहीं किया जाता उसका प्रयोग, ना ही किसी भी शासक की शुभेच्छा के द्वारा, यही कानून का शासन है। कानून का एक अपने रूप में एक अलग पहचान है उसकी, वो एक अलग ही तरीके से चलता है, ना कि वो किसी के उंगलियों या इशारों पे चलता है, ना किसी सरकार के इशारों पे चलता है, ना किसी व्यक्ति के, ना किसी शासक के। कानून अपने आप में एक अलग रूप है। लॉर्ड ह्यूबर्ट, अब लॉर्ड ह्यूबर्ट क्या कहते हैं? कानून के स्थान का अर्थ है कि केवल निरंकुशता के स्थान पर कानून की श्रेष्ठता व सर्वोच्चता। जो लॉर्ड ह्यूबर्ट कहते हैं कि अगर हम निरंकुश होने के बजाय हम कानून को सर्वोच्च और श्रेष्ठ माने, तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। इसका विकास पढ़ते हैं, आखिर इसका विकास किस प्रकार हुआ। कानून के शासन का उद्भव एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्लेटो व अरस्तु के समय से ही विधि का शासन देखने को मिलता है। तो विधि का शासन हमें कब से देखने को मिलता है? प्लेटो और अरस्तु के समय काल से ही। अरस्तु की पुस्तक द लॉ में भी कानून की बात कही गई है। जो शासन है वो कानून के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। जो अरस्तु की बुक है द लॉ, तो वो भी क्या कहते हैं? जो शासन है वो कानून के अनुसार संचालित यानी चलना चाहिए, और उसी के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए, चलाया जाना चाहिए। जो लोग भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप को सीमित करने की बात करते हैं, जो लोग भी क्या कहते हैं? सरकार के जो प्रतिनिधित्व हैं उसको भी सीमित किया जाए और कानून के शासन को लाया जाए, ताकि सरकार कोई भी कार्य अपने मनमाने ढंग से ना कर सके। एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में कानून के शासन का प्रतिपादन इंग्लैंड के डाइसी ने किया था।
एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में किसने, इंग्लैंड के डाइसी, एक बड़े विद्वान है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक 1885 में द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये सिद्धांत कौन सी बुक में दिया था, ये याद कर लेना अच्छे से। 1885 में, अगर ये डेट याद नहीं हो तो डायरेक्ट लिखना। जो डाइसी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में यह सिद्धांत दिया था। विधि के शासन का विकास इंग्लैंड में हुआ। इसका विकास कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, कि जो डाइसी ने इंग्लैंड में तो इसका सिद्धांत दिया अपनी बुक में, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाएगी, इंग्लैंड से। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो विशेषताएं क्या हैं, कानून का शासन कानून की सर्वोच्चता पर आधारित है। जो कानून का शासन है वो किस पर आधारित है, कानून की सर्वोच्चता पर आधारित है। इसकी विशेषता है वो कानून के अनुसार चलता है। दूसरा है, कानून का शासन सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। ये बड़ा ईजी है, इसको समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं है। जाहिर सी बात है, कानून का शासन होगा तो वो सामाजिक न्याय को स्थापित करेगा। विधि का शासन राजनीतिक समानता की स्थापना करता है। विधि यानी कानून का शासन राजनीतिक समानता की स्थापना करता है। विधि का शासन नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। तो जो विधि यानी कानून का शासन क्या है, नागरिक के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। विधि का शासन सरकार की निरंकुशता को रोकता है और संवैधानिक सरकार की स्थापना करता है। जो विधि का शासन है वो क्या करता है, वह सरकार की निरंकुशता को रोकता है और संवैधानिक सरकार की स्थापना करता है, मतलब मनमाने ढंग को रोकता है सरकार के। 5 विशेषता हो गई। 6ठी विशेषता पढ़ते हैं, कानून का शासन राजनीति में एक अच्छी सरकार की स्थापना करने में भी सहायक होता है। तो कानून का शासन है राजनीति में एक अच्छी सरकार की व्यवस्था करने में सहायक होता है। कैसे, कानून होगा तो सरकार, सबसे बड़ा पॉइंट है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे कि एक नागरिक को नुकसान हो, और अपने मनमाने ढंग से कोई भी गलत कानून नहीं बना सकती। विधि का शासन नौकरशाही की स्वेच्छाचारित को रोकता है। विधि का शासन क्या है, नौकरशाही की मनमाने ढंग को रोकता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं जो बड़ी इजी हैं। मैंने ये पॉइंट बनाए हैं। मैंने आपको वैसे समझाने जगह ऐसे समझाना अच्छा समझा, ताकि आपको एक कॉपी के रूप में लिखित मिले, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। कानून का शासन न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित बनाता है और न्यायपालिका की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। तो कानून का शासन क्या है, व्यवस्था बनाता है, व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बनाता है और न्यायपालिका की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। न्यायपालिका की कार्यक्षमता कैसे वृद्धि होगी, कानून बनेंगे तो उसकी क्षमता में वृद्धि होगी, कानून में से कार्य होगा। तो इसकी विशेषताएं तो यहाँ खत्म हो गई। अब पढ़ते हैं डाइसी का विचार, जिन्होंने इसकी स्थापना की उसका विचार भी पढ़ लेते हैं। तो डाइसी क्या कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले कानून की व्याख्या की थी। इन्होंने कानून के शासन की व्याख्या 3 प्रकार से की है। कानून ही सर्वोच्च है, पहली व्याख्या ये है। डाइसी ने 3 प्रकार की व्याख्या की है कि कानून ही सर्वोच्च है, कानून के समक्ष सभी समान है, संविधान सामान्य कानून की देन है। संविधान क्या है, सामान्य कानून की देन है। ये आप बहुत अच्छा पॉइंट है, तीसरा वाला, संविधान सामान्य कानून की देन है। ठीक है, तो कानून द्वारा ही संविधान बना है। इसकी आलोचना पढ़ते हैं, आखिर इसकी आलोचना क्या है। डाइसी के समय में इंग्लैंड में व्यक्तिवाद का प्रभाव था। जब कानून के शासन की व्याख्या की गई थी, जब कानून की व्याख्या की गई थी तो उस समय क्या था, कानून के शासन होने के बाद भी व्यक्तिवाद था। स्वेच्छाचारिता तथा मनमाने शासन स्वतंत्रता को खतरा। जो स्वेच्छाचारिता कानून है, शासन है, तो मनमाने शासन के लिए क्या है, ये खतरा है। उनके जो आलोचक हैं, डाइसी आलोचना करते हैं। वर्तमान में कानून के शासन का अर्थ डाइसी की व्याख्या से बहुत आगे निकल गया है। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में जो बदलाव हुए, उन्होंने कानून के शासन की सीमित कर दिया। और तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, जो वर्तमान की स्थिति है वो डाइसी की समय स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। 19वीं शताब्दी में जो उन्होंने व्याख्या दी थी वो इस समय से काफ़ी अलग है। जो आज के अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था वो बहुत आगे निकल चुकी है डाइसी की व्यवस्था से। बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसमें भी परिवर्तन होते हैं
और जब स्थितियाँ बदलती है तो इसमें भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता के युग में इसमें अनेक संशोधन हुए। अंतर्राष्ट्रीय के युग में इसमें क्या किए गए, अनेक संशोधन किए गए। वर्तमान में कानून के शासन को चुनौती, जो वर्तमान में है वो कानून के शासन को क्या मिल रही, चुनौतियाँ मिल रही है। आप देख सकते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऐसे कई कानून हैं जिसकी मान्यता ही नहीं है। सबसे छोटा सा मैं पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि आपको जैसे कि बोला जाता है कि आपको हेलमेट पहन के बाइक चलानी है, तो इंडिया में क्या होता है, हेलमेट नहीं पहनते लोग। रेड लाइट पर रुकना है तो क्या करते हैं लोग, नहीं रुकते। आपको इससे पता लग जाता है कानून की अवहेलना की जा रही है लोगों के जरिए। तो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कानून के शासन को चुनौती देने वाली व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी हैं। डायसी ने कानून के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादन करते समय इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये पॉइंट क्या कहता है, कानून के शासन को चुनौतियाँ देने वाली व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी हैं। ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं यानी संस्थाएं हैं जो कि कानून को चुनौती दे रही हैं। डायसी ने कानून के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए समय की इन बातों पे ध्यान नहीं दिया है। और डायसी ने आगे तो ये बताया नहीं कि अगर ऐसी संस्थाएं बन जाए जो कानून के शासन को चुनौती दे तो इसमें क्या करना है, कानून में क्या परिवर्तन करना है, तो ये तो बताया नहीं। ये सबसे बड़ी आलोचना हो गई। फिर शासकीय न्याय विधि के शासन का विरोधी है, लेकिन प्रत्येक देश में प्रशासकीय कानून किसी न किसी रूप में विद्यमान है। प्रशासकीय मतलब शासक का कानून, शासक ही सर्वोपरि है। इसका अर्थ है अभी भी ऐसे अनेक देश है जिसमें शासक ही सब कुछ है। विशेषाधिकार, अब विशेषाधिकार पढ़ते हैं आगे। प्रशासकीय न्याय भी इसमें आ जाएगा। आज अनेक देशों में राजनीतिक प्रतिनिधियों को विशेष अधिकार व छूट प्राप्त है। आज के समय आप देखते हो कि अनेक प्रतिनिधियों को विशेष अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन के राजा व रानी को विशेष अधिकार है, उन पर कानून की सीमाएं नहीं लगाई जा सकती। ब्रिटेन के जो है राजा रानी है उसमें कानून की कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो स्वयं में एक कानून है अपने देश के लिए। भारत में राष्ट्रपति के कहने पर न्यायालय द्वारा दी गई सजा की माफ़ी का प्रावधान है। जबकि भारत में क्या है, अगर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराधी को न्यायालय से दी गई सजा के लिए माफ़ी करार दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो न्यायालय उसे क्या कर देता है, माफ़ कर देता है। ये प्रावधान है। सेना के अपने बोर्ड व न्यायालय होते हैं जो सजा सुनाते हैं। अगर कोई जहाँ सेना का शासन है वहाँ पर उनका क्या होता है, अपना बोर्ड और अपना न्यायालय होता है जहाँ वे सजा सुनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये अंत में आता है निष्कर्ष आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मैं लिखा है वो लिख सकते हो, या अपना लिख सकते हो। मैंने लिखा है, डायसी ने कभी ये अनुभव नहीं किया था कि इंग्लैंड में ऐसा वर्ग भी होगा जिसे कुछ विशेष अधिकार व कुछ छूट प्राप्त होगी। डायसी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इंग्लैंड में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें कुछ विशेष अधिकार होंगे, जैसे कि मैं अभी विशेष अधिकार पढ़े, जैसे राजा और रानी, इनको कानून का कोई प्रभाव नहीं है। हम कह सकते हैं कि डायसी द्वारा प्रतिपादन विधि के शासन के स्वरूप में अनेक परिवर्तन आ चुके हैं। आप देख सकते हो वर्तमान में जो डायसी का सिद्धांत है उसमें अनेक परिवर्तन आ चुके हैं, परंतु विश्व के अनेक देशों में विधि का शासन आंशिक रूप से लागू ही है। परंतु फिर भी विधि का शासन अनेक देशों में लागू है, जैसे कि अपना देश तो आप ले ही सकते हो, और भी देश हैं। आज भी अनेक विभाग सामान्य कानून के तहत ही संचालित होते हैं। भारत में सैनिक मामलों को छोड़कर सभी मामलों में कानून प्रक्रिया को वैध माना जाता है। मतलब भारत में सैनिक मामलों को छोड़कर सभी मामलों को कानूनी प्रक्रिया को वैध माना जाता है। अब आवश्यकता है कि कानून के शासन को एक नए सिरे से परिभाषित किया जाए। अब सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, वर्तमान के हिसाब से कानून में परिवर्तन किए जाएं। या आपको अगर निष्कर्ष अच्छा लगे तो आप लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो निष्कर्ष एक ऐसी चीज़ होती है जो आप स्वयं बना सकते हैं।
आज भी कानून का शासन अनेक संवैधानिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में कार्य करके नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक बना हुआ है। अभी आप देखते हो अनेक देशों में जो विधि का शासन है उसके द्वारा नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है और उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। अंत कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को कानून का शासन डायसी की महत्वपूर्ण देन है, और हम अंत में कह सकते हैं कि डायसी का दिया हुआ कानून ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको पढ़ना है, या फिर ये जो नोट्स दे रखे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको लिख लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।